बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। जी, अनम्यूट करके प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना दो तीन क्वेश्चन हैं, एक ही फ्लो में सारे बता दूं या वन बाय वन? एक ही फ्लो में आप बता दें, मैं आंसर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। चलें, बेहतर है। अच्छा सर, एक सबसे पहले आपने बताया कि HTML, CSS और सैस। जी HTML CSS मुझे क्लियर हो गए, सैस का आइडिया नहीं हो सका कि सैस क्या होता है। जावास्क्रिप्ट का भी मालूम पड़ गया, बस सैस के कंफर्म कर दीजिए। और दूसरी चीज कि फ्रेमवर्क क्या होता है, आपने अभी एक लफ्ज यूज किया फ्रेमवर्क। मैं बता ये देता दूसरा सवाल। तीसरा सवाल सर ये है कि अभी आपने बताया कि कुछ टैग्स जो होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं और कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सर हमें कैसे पता चलता है, क्या प्रैक्टिस के जरिए पता चलता है मैं बता कि देता हूँ। क्लोजिंग टैग ये हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग ये हैं? एक फोर्थ और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है जी कि HTML में हमें किस हद तक कोड का या HTML पर हमें अबूर हासिल करने का हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि अब हमें HTML आ गई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें टैग्स होंगे, कितने टैग्स जो मोस्टली यूज होते हैं, हम अगर उनको अपने बता देता प्रैक्टिस में शामिल कर लें तो हमारे लिए काफी होंगे। एक हूँ, मैं आखिरी बताता सवाल ये हूँ। कि जी इंटरनेट पे सर बैठे हुए इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है कि बंदा कभी कहीं से कहीं निकल जाता है। और जी मेरा मानना ये है कि सिर्फ ट्रेनर के लिए सेशन ले लेना काफी नहीं होता, आपको सेल्फ लर्निंग के लिए खुद से भी रिसर्च करना पड़ती है। उस जी रिसर्च में हम कहीं से कहीं बहते चले जाते हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर ये 5 सवाल है मेरे, शुक्रिया। मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि आपको सैस समझ में नहीं आया, तो मैं सैस आपको बता देता हूँ। सैस एक्चुअली आपका होता है प्री कंपाइलेशन। प्री कंपाइलेशन आपकी क्या होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड में इसके अंदर यूज किया है आपको समझाने के लिए। अच्छा, प्री कंपाइलेशन आपकी क्या होती है कि जब भी आप अपनी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हेडिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एम्पावर ट्यूटर्स एक हेडिंग मेरे पास आ रही है, अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, तो ये अलग अलग हेडिंग्स मेरे पास आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हर हेडिंग का मैंने अपना कलर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। मतलब हर हेडिंग का सेम कलर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसको सीएसएस के जरिए अगर आप लिखेंगे तो आप सीएसएस के जरिए आप इसको दो तीन तरीके से आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक क्लास आप यहाँ पर डिफाइन कर दें कि फॉर एग्जांपल पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ पर आपने इसका कलर का कोड आपने डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल पर्पल। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अभी सिंटेक्स को इसके मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इसका पर्पल कलर का मैंने डिफाइन कर दिया। पर्पल कलर की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया पर्पल कलर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर और भी हेडिंग्स होंगी जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी हेडिंग्स होंगी जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल कलर्स आपको इस कलर को आपको मल्टीपल जगहों पे आपको यूज करना पड़ेगा, हेडिंग के अंदर यूज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड्स के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप सीएसएस के जरिए आप कैसे करेंगे, आप सीएसएस के जरिए आप इसको ऐसे करेंगे कि आपने यहाँ पर एक कलर का आपने वेरिएबल बना दिया और कलर के वेरिएबल के अंदर आपने पर्पल डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन सैस आपको क्या करता है, सैस आपको वेरिएबल की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल बना के उसी कलर को उस वेरिएबल को फिर आप रीयूज कर लेते हैं, जो कि आपको फॉर एग्जांपल अगर वही सेम प्रोजेक्ट आपको किसी और प्रोजेक्ट के नाम से अगर आपको लॉन्च करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपको और उसकी आपको ब्रांडिंग चेंज करनी है, तो ब्रांडिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी कोई वेबसाइट है जिसके अंदर आपके 30 35 40 पेजेस हैं। अब हर हर वेबसाइट के ऊपर जाके हर पेज के ऊपर जाके आप वो कलर्स आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो अब उसके लिए आपके पास सैस आपके पास आती है। सैस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल्स बना के आप उस कलर को एक जगह आप उन वेरिएबल को मैनेज करें और उन उस वेरिएबल के अंदर आप कलर चेंज कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर आपके पास कलर्स आपके अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको हर पेज के ऊपर जाके अलग अलग चेक करने की या फिर अलग अलग आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सर सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा समराइज इस तरह जो मुझे समझ में आया, जैसे फिग्मा में हम कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपका, जी कंपोनेंट आप कह सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट है। कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि आप
एक सेक्शन को आप मल्टीपल जगहों पे आप रीयूज कर सकें, और अगर आप एक जगह चेंज करें तो आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करें। वो सेक्शन के लिए होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक किसी एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी सिर्फ कलर की एग्जांपल दी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बटन का। अब ये रेडियस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपके पूरी वेबसाइट के ऊपर सेम बटन का स्टाइल आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे आपको सेम स्टाइल आप लेकर जाते हैं और वहां पर आपको बटन का रेडियस चेंज करके आपको स्क्वायर शेप में आपको करना है। तो वो स्क्वायर शेप में करने के लिए आपको पूरी वेबसाइट पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक जगह आप चेंज करेंगे, आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो आप कंपोनेंट की बात करें ना, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट मैं आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज, ये थोड़ा सा आपका अर्ली स्टेज आपने ये क्वेश्चन कर लिया। कंपोनेंट आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को आपको अलग अलग मल्टीपल पेजेस के अंदर आपको यूज करना है, और आप ये चाह रहे हैं कि आपका ये सेक्शन आप एक सेंट्रल जगह पे आप रखें, और उस जगह से पे अगर आप चेंज करें तो वो मल्टीपल जगहों पे ये सेक्शन का पूरा स्टाइल आपका अप्लाई हो जाए। तो ये आपका कंपोनेंट होता है, जो कि आपका पूरा, आप ये कह लें कि वो पूरा ग्रुप ऑफ लेयर्स की बेस पर होता है, ठीक है। और जो आपका सैस होता है वो आपका एट्रीब्यूट्स लेवल के ऊपर काम करता है। जी सर, क्लियर है। ग्रेट। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि व्हाट इज फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेमवर्क आपका क्या क्या होता है कि फ्रेमवर्क आपका, फॉर एग्जांपल आप कोई एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक लैंग्वेज है, आपके पास एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब फ्रेमवर्क आपका क्या होता है, फ्रेमवर्क आपका होता है कि आपको एक ऑन टॉप ऑफ एक जो कोर लैंग्वेज है उसको यूज करके उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस बना दिए जाएं, और वो फंक्शंस को आप रीयूज कर सकें, उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ये सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक अगर आप कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल यूजर का डेटा गेट करना है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस से, तो आप उसकी क्यूरी आप बार बार लिख रहे होंगे हर हर आपके सेक्शन के, मतलब जब भी आपको क्यूरी आपको चाहिए होगी वो आप बार बार आप उसकी राइट डाउन कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेमवर्क आपका क्या करता है कि वो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप उसकी उस क्यूरी को, उस फंक्शन को यूज करके वो सेम काम आप फ्रेमवर्क के जरिए क्विक क्विक वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेमवर्क आपका ये होता है कि वो आपका एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर किसी चीज को रख के आपको बिल्ट इन उसके कुछ हेल्पफुल फंक्शन आपको प्रोवाइड कर दे, उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ये मैं बहुत सिंपल आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं वो आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा जो आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे और मल्टीपल आपको जगह पे मिलेगी। मैं आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्लियर है। सर ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा जरा मैं बाद में आपको एक्सप्लेन और करें। डिटेल में इसका समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो आप जी अपने जहन ठीक में है। रखें। जब इसको आप इसको यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जी बेहतर सर। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आपने पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है और कौन से टैग जो है वो सेपरेटली क्लोज करने पड़ते हैं हमें। अच्छा, इसके अंदर कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक टैग आपके पास हेडिंग के लिए होता है, ठीक है, और एक टैग आपके पास इमेज के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो टैग्स हैं। अब जो इसके सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं वो प्री डिफाइंड है, वो अगर आपने एक दफा यूज कर लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो टैग्स है ये प्री डिफाइंड, मतलब ये टैग्स हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मतलब वो बहुत ज्यादा कोई उसकी सेपरेट बहुत ज्यादा कोई सेपरेट उसकी लिस्ट नहीं है। वो मतलब कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि आपको ऐसे यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इमेज का टैग है, वो आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके अलावा जो आपके मल्टीपल जो मोस्ट ऑफ द टैग्स आपके जो होते हैं वो आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो आपको क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत एक छोटी सी लिस्ट है जो कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप काम करेंगे वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि ये टैग है जिसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब ये वो टैग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे कोई इमेज लगानी है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि क्लोजिंग टैग जो आपको सेपरेटली क्लोज करने पड़ते हैं वो उसका रीजन क्या है, अगर आप रीजन के ऊपर इसका गौर करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेडर का पूरा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको अपना कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई इमेज लगानी है तो इमेज का एक टैग है आईएमजी के नाम से, ठीक है। अब इमेज का तो कोई सेक्शन नहीं है उसके अंदर, तो आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसका वो आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब ये है कि उसके अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना, ठीक है। अब जैसे हेडर, या बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप अपने जहन में रखें कि जो जिसके अंदर आपको कंटेंट नहीं लिखना, आपको कोई चीज नहीं लिखनी है, वो आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग है,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हेडर जो आपका होता है, अब हेडर के अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना, आपको सिर्फ हेडर का एक टैग चाहिए, तो आप हेडर को भी आप सेल्फ क्लोजिंग टैग आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको अलग से ओपन करने की या अलग से क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही दफा टैग को आप लिखेंगे और आखिर में बस आप ये स्लैश लगा देंगे, तो आपके पास ये टैग ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको अगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखना है तो आप किसी भी टैग को सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं, उसका उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, एक आपने फोर्थ क्वेश्चन आपने किया था कि आपको मतलब अगर आप कोई चीज़ कहीं पे रिसर्च करते हैं तो आपको आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं और फिर आपको जो है वो अपना मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आप अपनी जो बेसिक्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई हैं, आप उसके ऊपर अपना पूरा फोकस करें कि आप उसके ऊपर आप काम करें। ठीक है। अच्छा, इसके जब तक आप किसी प्रॉब्लम के अंदर जब तक आप नहीं फंसेंगे तब तक आप अपनी दूसरी रिसर्च के ऊपर आप नहीं जाएं। ठीक है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं फंसेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप इसकी अपनी ये प्रैक्टिस रखें कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं फंसेंगे तब तक आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप नहीं जाएं। जहां पे आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखें। फिर अगर आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आता है तो फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज करें। अगर वो इंस्ट्रक्टर से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आप अपने तौर के ऊपर भी आप उसकी रिसर्च करेंगे। मैं आपको अर्ली स्टेज का बता रहा हूँ। बाद में जब आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतनी आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि कौन सी चीज किस तरह से यूज करनी होती है, तब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस आर्टिकल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज लिखी है तो उसको आप किस तरह से बेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी और आप अपना ज्यादा टाइम आप रिसर्च के ऊपर लगाएंगे तो वो आप वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर आप स्पेंड करें। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज तक भी आप जितने बड़े डेवलपर होंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि किसी भी डेवलपर के लिए प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है। तो आप जितने बड़े डेवलपर होंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। तो मतलब आपको प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको बस वो प्रॉब्लम किसी न किसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस आपको अपनी रखनी चाहिए। जी, और कोई क्वेश्चन अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो। अच्छा सर, आपने ना अभी हेडर के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश जी। आपने अभी बताया कि अगर सिर्फ ये सेल्फ क्लोज नहीं है, इसको क्लोज करने के लिए आप इसको जो है फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देंगे तो ये सेल्फ क्लोज हो जाएगा। जी ये हाँ, जरा रिपीट कीजिएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपको वही टैग आपको सेल्फ क्लोज करने पड़ते हैं जिनके अंदर आपको कंटेंट नहीं लिखना। ये आप अपने ध्यान में रखें, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे इमेज आपको कहीं पे लगानी है तो इमेज के अंदर तो आपका कोई कंटेंट नहीं है, राइट? तो इमेज के अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं है तो दैट मीन्स कि वो आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। मतलब अगर आप ये इमेज को अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसके अंदर आपको ये कंटेंट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये आपकी सिंपल पिक्चर है। अब इसके अंदर जब आपको कोई अंदर कंटेंट नहीं लिखना तो आप उस टैग को आप सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको सेपरेटली आप क्लोज करें। ठीक है। मतलब वो बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई हेडर बना रहे हैं और हेडर के अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना और आपको फिर भी हेडर की जरूरत है तो आप उसको सेल्फ क्लोज इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल को अगर मैं यहाँ पे रेंडर करके आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ पर अगर देखें, होम डॉट एच टी एम एल को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इसका कोड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि होम डॉट एच टी एम एल का कोड क्या है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर इस कोड को आपको क्लोज कर देगा। लेकिन ये हेडर वो टैग नहीं होता जिसको आप सेल्फ क्लोज करें। हेडर आप तभी लगाते हैं जब आपको हेडर के अंदर कोई कंटेंट आपको चाहिए होता है। अब अगर आपने यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो दैट मीन्स कि ये टैग आपका क्लोज ही नहीं हुआ। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आईएमजी लगा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आईएमजी का टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आईएमजी यहाँ पर एक ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईएमजी को चेंज करिए, अगर मैं यहाँ पे हेडर लगा दूँ, ठीक है, तो हेडर आप तभी यूज करते हैं जब आपको हेडर के अंदर कोई कंटेंट चाहिए होता है। तो अगर आप हेडर को क्लोज आपने नहीं किया, दैट मीन्स कि हेडर आपका, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हेडर को आप क्लोज नहीं करते तो आपको यहाँ पे हेडर ये पूरा आपका कंटेंट, इसके हेडर के नीचे का पूरा कंटेंट आपको हेडर के अंदर चला जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने हेडर को इस तरह से क्लोज कर दिया तो आपका हेडर एम्प्टी क्लोज हो जाएगा ऊपर ही, ये देख रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर आपको कंटेंट लिखना ही पड़ता है, कंटेंट लिखना ही पड़ता है, वरना वो टैग आप यूज ही नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक सेक्शन बना रहे हैं तो सेक्शन के अंदर आप कुछ कोई ना कोई कंटेंट तो आप डालेंगे ना, वरना वो सेक्शन बनाने का क्या फायदा। तो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अंदर आपको कंटेंट लिखना ही पड़ता है, मतलब वो टैग ही आपके इसलिए होते हैं जहाँ पे आप अपने हेडर का कंटेंट आप वहां पर डालें, आप अपने फुटर का कंटेंट आप वहां पर डालें। मतलब कोई भी वेबसाइट आपकी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर फुटर आपने लगाया हुआ हो लेकिन फुटर के अंदर कोई कंटेंट ना हो, मतलब फुटर के अंदर कोई ना कोई कंटेंट आप जरूर लिखेंगे उसके अंदर। तो इस तरह के जो टैग्स आपके होते हैं वो आपके किसी ना किसी कंटेंट की वजह से आपको वो सेल्फ क्लोज नहीं करने पड़ते, आपको वो टैग आपको सेपरेटली क्लोज करना पड़ता है। लेकिन कुछ टैग्स आपके ऐसे होते हैं, जैसे कि इमेज के टैग का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये ऐसा टैग है जिसको आपको सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा, ये आपका इसको आप सेपरेटली क्लोज नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने इमेज यहाँ पे ओपन किया और फिर इमेज आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपका इमेज अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें इस तरह से, तो यहाँ पर आपके पास इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर मैंने दो इमेजेस के टैग यहाँ पे लगाए हैं। ठीक जी है। तो इमेज का आपके पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा आपके पास यहाँ पे, क्योंकि इमेज आपकी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको कोई कंटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इमेज मतलब आपको कोई ना कोई इमेज आपको यहाँ पे लगानी है। सर, इसमें वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, वो भी एग्जैक्टली सेल्फ अब क्लोज होंगे? नहीं नहीं, वीडियोस के अंदर सेल्फ क्लोज नहीं होता, वीडियो के अंदर आपके और भी टैग्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जी मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे सकता हूँ वीडियो की, कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, मैं एग्जांपल आपको यहीं पे दे देता हूँ इसकी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये इल्मिस के ऊपर ये वीडियो आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं, तो इस वीडियो के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देख नहीं, वीडियो के अंदर आपका एक टैग होता है सोर्स के नाम से, कि आपकी वो वीडियो कौन से सोर्स से आ रही है, वो वीडियो जो आपको लोड करनी है वो आपको कौन से सोर्स से लोड करनी है। ठीक है। जी। तो ये वीडियो का आपका सेल्फ क्लोज टैग नहीं होता, तो ये आपका मैंने इमेज की आपको इस वजह से एग्जांपल दी कि ये आपका सेल्फ क्लोज टैग होता है, इसके अंदर आपको कोई कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इमेज के अंदर आपके पास मैं ये मतलब ये सारी की वो चीजें वो मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। इमेज के अंदर सोर्स आप इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये ध्यान में रखेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस होता जी बेहतर सर, थैंक यू सर। है। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन?